हाँ, तो क्लास के बाद में हमारे पास में आता है ये वेरिएबल, जो कि हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं सोर्स फाइल के अंदर। वेरिएबल डिफाइन करते हैं और मेथड डिफाइन करते हैं, और हम डिफाइन करते हैं कमेंट। तो ये हमें जावा की सोर्स फाइल में क्या होता है ये दिखते हैं ये। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल दिखेंगे, मेथड दिखेंगे, कमेंट दिखेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा ही है कि एक सोर्स फाइल के अंदर क्या क्या हमारे पास में अंदर होता है क्लासेस के। तो एक सोर्स फाइल के अंदर कमेंट दिखते हैं, पैकेज स्टेटमेंट दिखते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट दिखते हैं, फिर क्लास, इंटरफेस, इनम, ये सब हमें सोर्स फाइल के अंदर दिखते हैं यहाँ पर। तो उसी सोर्स फाइल के अंदर क्या क्या होता है, तो एक चीज़ होती है हमारे पास में कीवर्ड, और एक चीज़ होती है आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड है वो प्री डिफाइंड होते हैं पहले से जावा ने जो दिए हुए हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करने के लिए, और आइडेंटिफायर है वो हम देते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास है, इंटरफेस है, ये सब कीवर्ड है पहले से डिफाइंड है। और जो हम देंगे, जो क्लास का नेम है लाइक एम्प्लॉय, स्टूडेंट, ये हम देंगे, मेथड का नाम हम देंगे, वेरिएबल का नाम हम देंगे, ये सब आइडेंटिफायर है। तो हमको एक कीवर्ड, अब उसके बाद में हमें कीवर्ड लर्न करना है यहाँ पर जावा है कीवर्ड कैसे काम करते हैं। उसके पहले ये देख रहे हैं कि सोर्स फाइल के अंदर होता क्या क्या है। तो पहला तो हमारा सोर्स फाइल, अब उसके हमारे पास में सोर्स फाइल के रूल। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि एक सोर्स फाइल में होता क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि सोर्स फाइल के रूल क्या हैं, जिसके अंदर हम लोग सोर्स फाइल के अंदर हम जो भी राइट करते हैं उसके क्या रूल्स क्या है यहाँ पर। तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो है वो भी हमारे पास में जो है वो स्टार्ट जो होना चाहिए वेरिएबल एंड फील्ड्स। तो जावा में तो हम फील्ड से बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पर जो है ये कैपिटल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए ये। तो जो हमारे पास में वेरिएबल रहता है वो सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड, सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे लाइक अकाउंट होल्डर नेम, एम्प्लॉय नेम, तो फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि जावा का जब हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं तो हम लोग ये नॉन आईडी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल करने के बाद रन करना पड़ेगा कमांड की हेल्प से। तो ये जब लर्निंग कर रहे हैं उस समय तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा नोटपैड पे करना है, और इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। अभी आईडी है, अब इसके अंदर जो है वो जावा का जो पाथ वगैरह है सब ऑलरेडी सेट रहता है। हम जब भी यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हमको जो भी जावा का यूज़ करना है तो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा वो उसके क्लास पाथ में वो उसको सेट कर लेगा उसको ये यहाँ से। तो जो भी हमको यहाँ से करवाना हो हमारे सिस्टम में जहाँ पर भी जावा अवेलेबल हो यहाँ पर उसको क्या करवा सकते हो, यहाँ पर सेट करवा सकते हो यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल में। तो ये आईडी के अंदर तो चीज़ें क्या होती है ऑटोमेटिकली हो जाती है जिसको भी करवाना हो प्रोजेक्ट के लेवल पे ये। तो अभी मैं कोडिंग स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर ही क्लास को राइट करता हूँ मैं ये। तो हम यहाँ पर क्लास ले लेते हैं एम्प्लॉय।
और पैकेज का नाम यहाँ पर ले लेते हैं अभी हम लोग, सोर्स फाइल डिक्लेरेशन, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऐसा पैकेज का नाम ले लिया, ताकि हम उसके अंदर के कोड को अंडरस्टैंड कर सके क्या है। तो ये हमारे पास में जो पैकेज है, तो जैसा कि मैंने सोर्स फाइल के उस रूल में बताया है पहले यहाँ पर ही, कि जो पैकेज हमारे होते हैं वो कहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कमेंट आते हैं, फिर पैकेज स्टेटमेंट आते हैं। तो यहाँ पर अभी कमेंट नहीं है, हम यहाँ पर पहले कमेंट दे सकते हैं। तो कोडिंग स्टैंडर्ड में यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री के लेवल पे कमेंट राइट करते हैं। वो कमेंट में ये रिटर्न रहता है कि ये इस पर्टिकुलरली क्लास का मीनिंग क्या है, ये कब से राइट होना स्टार्ट हुई है, कौन से ईयर से, किसने, जो भी उस क्लास का मीनिंग है हम लोग क्या करते हैं उसको क्लास लेवल कमेंट में डालते हैं। जिसने भी उसको राइट करना स्टार्ट किया है, जो भी उसका ऑथर है, सब कुछ हम लोग क्या करते हैं कमेंट में डालते हैं। यहाँ पर एक क्लास लेवल कमेंट होते हैं, मेथड लेवल कमेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास में क्लास लेवल कमेंट है ये। तो जावा की कम्युनिटी ने हमें जो जावा के प्रोग्राम दिए हैं, तो उसमें भी किसी को हम लोग ओपन करके यदि देखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, उसके ऊपर भी उसके कमेंट मिलते हैं यहाँ पर। तो एक टॉप पे कमेंट है पैकेज के ऊपर, जहाँ पर कंपनी का नेम, कब से क्लास राइट होना स्टार्ट हुई है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एक क्लास लेवल कमेंट है, क्लास का काम क्या है, किसने राइट करना स्टार्ट किया है। तो इंडस्ट्री में हमें भी इसे कमेंट करने पड़ते हैं यहाँ पर ही। तो अब ये यहाँ पर ये क्लास वाला कमेंट है, वहाँ पर कंपनी का नेम रहेगा, जो भी उनके, हमें जो भी यहाँ पर जो भी डिफाइन करना है यहाँ पर ये। तो यदि हम हमारा क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये 2025 में हम लोग क्लास लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो जो भी कंपनी हमारे पास में है, लाइक बार्कलेज, जो भी इंडस्ट्री के लिए लिख रहे हैं, सब हमको यहाँ पर कमेंट राइट करने पड़ते हैं। ऑलरेडी सब पहले से रहता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी कंपनी का नेम है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कमेंट राइट करते हैं और ऐसा इंफॉर्मेशन देते हैं उसके बारे में कि ये कंपनी है, और कंपनी का यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहता है। बाकी क्लास लेवल जब हमें कमेंट करना है तो हम लोग उसको क्लास के ऊपर करेंगे। तो वहाँ पर रहेगा क्लास का पर्पस, और ये क्लास किसने लिखना स्टार्ट करी, तो यहाँ पर जो है वो हमें ऑथर का नेम, जो भी उसका ऑथर है, ये सब कोडिंग लेवल स्टैंडर्ड है ये। तो यहाँ पर ये ऑथर, मैं यहाँ पर मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट करी, जो भी लिखेगा वो उसका नाम लिखेगा। मल्टीपल ऑथर रहेंगे तो सब अपना अपना नाम लिखेंगे। आज मैंने काम किया, बाद में किसी और ने काम किया, तो वहाँ पर क्या होता है, दूसरे दूसरे लोगों के नाम पे यहाँ पर नाम रिटर्न रहते हैं। इस क्लास का पर्पस क्या है, इस क्लास के अंदर फिर मेथड राइट करेंगे तो मेथड के ऊपर कमेंट रहते हैं। तो कमेंट क्या है, एक तरीके का मेटा डेटा जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्लास को कोई रीड करता है तो उसको समझ में आता है इसका पर्पस क्या है, तो कमेंट से मेटा डेटा मिलता है, उस क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलता है। और जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, तब भी ये कमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होते हैं ये। तो जावा का कोई से भी क्लास का जो डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे, लाइक हमने देखा था प्रीवियसली कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन राइट कर रहे थे, यहाँ पर राइट सॉरी रीड कर रहे थे यहाँ पर। तो स्ट्रिंग क्लास जावा डॉक, तो यहाँ पर ये जो है ये हर क्लास का, हर मेथड का यहाँ पर जो हमें डिटेल मिल रहा है, ये क्लास लेवल पे रिटर्न है, ये कमेंट में रिटर्न है सब ये। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं ये, तो आगे करके देखेंगे। तो ये हमारे पास है बेसिकली कमेंट है, पैकेज है जो कि सोर्स फाइल के अंदर रहता है, क्लास रहती है सोर्स फाइल में। सोर्स फाइल में क्या रहता है, ये इंटरफेस रहता है। तो आईडी यूज कर रहे हैं यदि हम किसी भी तरीके का, तो ये कलर चेंज करेगा। तो रेड कलर वाला जो रहेगा हमारा, वो रहेगा
कीवर्ड आईडी यदि यूज कर रहे हैं तो एक हमारे पास में जो ये रहेगा, ये रहेगा कीवर्ड पहले से जो डिफाइंड है। और जो हम देते हैं हमारे अकॉर्डिंगली, जो हम जो नाम रखते हैं, जो हम हमारे अकॉर्डिंगली नाम रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एज आइडेंटिफायर। तो एक होता है कीवर्ड जो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। जावा का सोर्स कोड राइट करने के लिए हमारे पास में होते हैं कीवर्ड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड होते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करोगे उसके कीवर्ड लर्न करना पड़ेगा, उसके अंदर ही हम हमारे प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो उनके कीवर्ड रहेगा। और साथ में क्या रहेगा, ये हमारा ये जो हम नाम रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इंटरनली ये क्या होते हैं, कंपाइलर के लेवल पे सब टोकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंपाइलर को ये सब समझ में नहीं आता है, वो आखिरी में उसको टोकन में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद में जो वो डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है, बाइट कोड जनरेट करता है। लेकिन ये हाई लेवल, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ही इंग्लिश के जो वर्ड है। तो हाई लेवल का मतलब ये है कि जो एज ए ह्यूमन को समझ में है, बाद में सब वो मशीन में कन्वर्ट करता है उसको, ये इंटरनली। तो यहाँ पर हमारा टॉप लेवल हो गया पैकेज। अब पैकेज जब भी स्टार्ट करो राइट करना तो सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन जब भी हम लोग क्लास इंटरफेस इनम राइट करते हैं तो ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए ये। अब यहाँ पर ऐसा नहीं देना है, स्मॉल से नहीं देना है। दे सकते हैं, देने में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब देना नहीं है। क्योंकि कोडिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बोलते हैं, जावा के अंदर कोडिंग स्टैंडर्ड ये बोलते हैं, क्योंकि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैंडर्ड फॉलो करना है तो उसका जो कोड रहता है वो क्लियर दिखता है। यहाँ पर ही स्मॉल भी ले सकते हैं लेकिन लेना नहीं है। कोडिंग स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि ऑलवेज क्लास को कैपिटल लेटर में राइट करो यहाँ पर ही। फिर हम यहाँ पर लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में यहाँ पर ले लिया लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। तो वेरिएबल को जो स्टार्ट करना है वो स्मॉल लेटर से करना है, लेकिन जो सेकेंड वर्ड है उसका, उसको कैपिटल लेटर में राइट करना है। तो ये होते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड। सैलरी, तो मैंने इसे एम्प्लॉय यहाँ पर लिया तो पीछे आईडी लिया एम्प्लॉय की, तो आई को मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया। मैंने एम्प्लॉय नेम लिया तो एन को कैपिटल से स्टार्ट किया। ऐसा दे सकते हैं, लेकिन देने का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि इस तरीके से दो, कैपिटल लेटर के अंदर दो यहाँ पर ये। फिर स्पेशल कैरेक्टर कहीं पर यूज़ करना है नहीं करना है उसके भी रूल रहते हैं। डॉलर, एट द रेट, इन जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है उसके भी रूल्स रहते हैं ये। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पर ही। तो ये हमारे पास में है पैकेज। एक फाइल के अंदर क्या होते हैं, पैकेज होते हैं। एक फाइल के अंदर जो क्या होते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं। जावा डॉट लिंक तो बाय डिफॉल्ट रहता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जावा डॉट यूटिल। हम यहाँ पर ये पैकेज को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो एक हमारे पास में फाइल के अंदर रहेंगे क्या, पैकेज जो हम डिफाइन करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर रूल राइट किया है कि पैकेज कितने हो सकते हैं हमारे, एक ही पैकेज हो सकता है क्लास के अंदर। एक क्लास के अंदर हमारे पास में एक ही पैकेज हो सकता है, मल्टीपल इंपोर्ट पैकेज हो सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस हो सकती है क्लास। यदि यहाँ पर पब्लिक है तो हमारा जो क्लास का जो हमारा फाइल का जो नेम है वो मैच करना चाहिए हमारे पर्टिकुलरली फाइल के नेम से, यदि क्लास हमारा यहाँ पर पब्लिक है तो ये मैच करना चाहिए ये यहाँ पर। ये यदि पब्लिक है तो, नॉन पब्लिक है तो फिर कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन एक ही पब्लिक हुआ तो फाइल नेम मैच करना चाहिए। तो ये हमारे पास में ये क्लास को ऐसे डिफाइन करना है। और जो हमारे पास में जो वेरिएबल है उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है यहाँ पर ये। फिर हमारे पास में आते हैं कांस्टेंट। जब हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट मतलब फिक्स है वैल्यू।
अब यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो चेंजेबल रहेगी। इसको अभी हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बट जब हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं वो वैल्यू फिक्स रहती है। लाइक हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट क्रिएट करा, स्ट्रिंग कंपनी नेम। ये हमने यहाँ पर कांस्टेंट क्रिएट करा, यहाँ पर ये कंपनी का नेम ले लो, यहाँ पर ये TCS डिफाइन कर देते हैं इधर ही। अब ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, एक बार जो फिक्स वैल्यू हो गई उसको फिक्स रख देना है। तो इसको हम लोग रख देते हैं एज स्टैटिक, और कोई इसको चेंज नहीं कर पाया बाद में तो हम उसको रख देते हैं फाइनल। तो स्टैटिक का मतलब है, आगे हम लोग देखेंगे स्टैटिक का एक पूरा के पूरा डिटेल सेशन रहता है। तो जो भी चीज़ें हमें फिक्स करना हो, जो चेंजेबल नहीं रहे, चेंजेबल रहे बट उसकी मेमोरी एक ऑक्यूपाई सिर्फ एक ही बार हो, तो इसी चीज़ों को हम लोगों को स्टैटिक रखना पड़ता है यहाँ पर ये। तो जब हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, दोनों कीवर्ड है वो, उनके अपने अपने मीनिंग है, वो भी हम आगे कीवर्ड में देखने वाले डिटेल में। अभी हम जस्ट देख रहे हैं सोर्स फाइल डिक्लेरेशन, बाकी बाद में हमको एक एक कीवर्ड का मीनिंग देखना है क्या होता है ये। दोनों साथ में राइट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सब आगे आने वाला है कौन कौन से राइट होंगे नहीं होंगे। तो रा- साथ में राइट कर सकते हो, आगे पीछे भी राइट कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके के ये पर्टिकुलरली ये मॉडिफायर है, जो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ बिहेवियर में चेंज करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा कि स्ट्रिंग यहाँ पर लिया, तो ये क्या हो गया, सिंपल सा स्ट्रिंग हो गया। ये मुझे बिहेवियर में चेंज करना है कि जो इसकी जो मेमोरी एलोकेट होगी वो एक ही बार होना चाहिए, तो मुझे इसको स्टैटिक करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेमोरी एक बार एलोकेट हो लेकिन कोई उसको फ्यूचर में चेंज नहीं कर पाए, नॉट चेंजेबल रहे, तो मुझे इसको फाइनल करना पड़ेगा। तो हम जब भी कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, अब फॉर एग्जांपल के लिए जब हम लोग एम्प्लॉय का डिटेल क्रिएट करेंगे, तो एम्प्लॉय के क्या होंगे, बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे मल्टीपल। मल्टीपल हमारे पास में क्या क्रिएट होंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। अब ये क्या, ये जो कंपनी का नेम है, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर कंपनी का नेम, कंपनी का नेम, कंपनी का नेम, कंपनी का नेम चार बार मैं यहाँ पर क्रिएट करता, तो यदि एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन के अलग अलग हो सकती है लेकिन ये कंपनी सभी के लिए सेम है, सभी एक ही कंपनी के लिए एम्प्लॉय है, तो अब ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या करूँगा मैं, मल्टीपल टाइम क्रिएट करके। तो हमें देखना पड़ता जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें अलग अलग डेटा क्रिएट करना है या कॉमन डेटा क्रिएट करना है, सब हमारे हाथ में है। बिकॉज हमको मेमोरी को क्या करना है, सेव करना है, अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को क्या रखते हैं, स्टैटिक रखते हैं, ताकि एक ही बार मेमोरी क्रिएट हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक ही बार मेमोरी क्रिएट होगी बस, और सभी के बीच में शेयरेबल रहेगी वो। तो कब स्टैटिक यूज़ करना है, किस सिनेरियो में करना है, सब हम आगे देखेंगे, ये सब धीरे धीरे करके आगे जाने ही वाले हैं ये। थिंकिंग क्या होना चाहिए हमारी यहाँ पर ले, अभी हम देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं कोडिंग कन्वेंशन। तो जब भी हम लोग कोई फिक्स वैल्यू लेते हैं तो हमें नॉर्मल वेरिएबल की तरह इसका नाम नहीं रखना है, हमको इसका नाम कैपिटल लेटर में रखना है। तो ये होते हैं हमारे पास में क्या, ये कोडिंग स्टैंडर्ड ऐसे ही रखना है, इनके बीच में क्या लगाना है यहाँ पर, ये अंडरस्कोर लगाना है यहाँ पर ये। तो जब भी कोई कोड दिखेगा उसके अंदर हमको इस तरीके के वेरिएबल दिखेंगे ये, तो समझ जाएंगे कि ये हमारे पास में क्या है, ये फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ये जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल है वो उनके कोडिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से रहेंगे ये। तो हमारा यहाँ पर क्या रूल रहेगा, वेरिएबल है और कांस्टेंट है। यहाँ क्या रहेगा, ऑल कैपिटल लेटर वर्ड रहेंगे सारे के सारे। तो कोड एकदम क्लीन दिखना चाहिए।
तो ये फ्रेशियर लेवल पे ये मिस्टेक होती है कोडिंग में। तो वो प्रॉपरली नाम नहीं देते हैं यहाँ पर। तो वो दिखता है, ये जावा कोडिंग स्टैंडर्ड है, ये क्या चीज़ें कैपिटल में रखना है, क्या स्मॉल में रखना है, क्या दोनों कॉम्बिनेशन में रखना है। तो ये कुछ ऐसे वेरिएबल यदि हम ले रहे हैं, तो कांस्टेंट ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सारे के सारे कैपिटल लेटर में लेना है। मेथड को राइट करने का भी क्या है, हमारे पास में सेम ही रूल है, जैसा कि हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए यहाँ पर ये। तो जावा के अंदर हमको मिला है इक्वल्स मेथड, देख सकते हैं उस वो मेथड को। तो सब जो भी मेथड देखोगे, तो वो सारे के सारे हमको क्या मिलेंगे, ये स्मॉल से स्टार्ट मिलेंगे ये। तो हम यदि कोई मेथड डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हमने एक मेथड डिफाइन करा यहाँ पर, पब्लिक गेट डिटेल्स, गेट स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल्स, ये हमने एक मेथड डिफाइन करा। तो ये मेथड कोई रिटर्न कर नहीं रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि इसको ना ऐसा कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है, ये मेथड जो है वो ऑलवेज स्मॉल से स्टार्ट होंगे ये। फिर सेकेंड लेटर ऑनवर्ड ये कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, स्टूडेंट कैपिटल में, डिटेल्स कैपिटल में। ये कोडिंग स्टैंडर्ड है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर। क्या प्रिंट करवा रहे हैं, ये एम्प्लॉय का आईडी प्रिंट करवा रहे हैं, जो हमने वहाँ पर दे के रखा हुआ है। अलग अलग डेटा को भी हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर। एम्प्लॉय के नेम को यहाँ पर प्रिंट करवा लूँ, एम्प्लॉय की सैलरी को यहाँ पर प्रिंट करवा लूँ। एम्प्लॉय के यहाँ पर जो है वो कंपनी का नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट यहाँ पर तो ये हमारे पास में क्या है, ये मेथड हो गया ये। तो मेथड के लिए हमेशा क्या होगा कि हमारे पास स्मॉल लेटर में स्टार्ट होगा ये। अब इसके अंदर क्या डिटेल है, तो जावा के अंदर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। ऐसा सी सी प्लस प्लस में नहीं होता है। सी सी प्लस प्लस के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो रैंडम वैल्यू सेट होती है, वो कोई सा मेमोरी मेमोरी का एड्रेस वहाँ पर सेट हो जाता है। बट जावा में बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट होती है, इंटीजर फ्लोट डबल के केस में 0, 0.0, स्ट्रिंग के केस में नल होती है। तो ये हमारा भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जेवीएम को सबसे पहले ये मेथड से रीड करना स्टार्ट करता है जेवीएम ये। हम यहाँ पर क्या करते हैं, गेट स्टूडेंट डिटेल मेथड को यहाँ पर क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये डायरेक्ट कॉल होगा नहीं, आगे सब मैं बताऊंगा रूल क्या है इसके पीछे ये, आगे हम वही देखने वाले हैं ये। अब हम कॉल करेंगे, डायरेक्ट कॉल होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ये कॉल होगा ये। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट किया एम्प्लॉय का, उसके बाद इस मेथड को हमने कॉल किया यहाँ पर ये। अब ये सिंटेक्स मैंने एक ही लाइन में राइट कर दिया, लेकिन अभी एज ए बिगनर पहले हम लोग उसको अलग अलग राइट करते हैं, फिर देखेंगे इंडस्ट्री के हिसाब से हमें किस तरीके से सिंटेक्स राइट करना चाहिए। तो ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा मैंने न्यू के थ्रू, और यहाँ पर जो है वो गेट स्टूडेंट डिटेल को मैंने यहाँ पर ये कॉल करा। तो ऐसा है कि यही का यही पूरा हम लोग यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं नोटपैड में। तो सोर्स कोड तो यही है, लेकिन यहाँ पर कोई सजेशन नहीं आ रहे हैं। यहाँ ये नोटपैड है, सिंपल आईडी है ये, यहाँ पर कोई सजेशन नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग नोटपैड के अंदर हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में राइट करते हैं। तो यहाँ पर के जब हम लोग कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे, तो काफ़ी सारे हमको कंपाइल टाइम एरर आएंगे, कुछ भी मिस्टेक होगी तो आएंगे। लेकिन यहाँ पर आईडी हमारी हेल्प कर रहा है कोड राइट करने के लिए।
सजेशन देता है, जो भी करना उसके लिए सजेशन देता है। तो एज ए बिगिनर पहले तो नोटपैड में लिखना है यहाँ पर कोड को, ये बाद में आईडी के ऊपर आना है। बट मुझे आईडी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फास्ट यहाँ पर जो है सिलेबस को हमारे ले जाना है। तो यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली ये हमारे पास है मेथड है। मेथड है कोडिंग स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं कि हमारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए ये। अब इस मेथड को यदि मैं कॉल करूँ, मैं ये जावा सी, यहाँ पर क्या कंपाइलर ऑटोमेटिकली होता है, कोडिंग यहाँ पर राइट करते करते कंपाइलेशन काम करता है। जैसे कि मैंने कोड मिस्टेक कर दिया तो ये रेड आ गया, तो उसके पीछे कंपाइलर काम कर रहा है। लेकिन आईडी यूज़ नहीं करोगे तो पहले जावा सी करोगे, कंपाइलर के अंदर कंपाइल करवाओगे, तो फिर डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा, तब पता चलेगा एरर का। आईडी में क्या करते करते कंपाइल होता रहता है ये, तो आईडी से काम फास्ट हो जाता है। अब हमको इसको क्या करवाना है, रन करवाना है। तो इसके अंदर ही हमारा जावा इंटीग्रेटेड है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो इसने यहाँ पर क्या करा, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हमारे लिए दिया ही है। तो कंपनी का नेम टीसीएस है, एम्प्लॉय आईडी 0 है क्योंकि मैंने उसको इंटीजर लिया, एम्प्लॉय नेम नल है क्योंकि मैंने उसको वहाँ स्ट्रिंग लिया, और 0.0 यहाँ पर मैंने उसको डबल लिया सैलरी को। तो इसके अंदर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है ये। ऐसा सी लैंग्वेज में, सी सी प्लस प्लस में नहीं है। कोई वेरिएबल को यदि यहाँ पर प्रिंट करवाओगे डायरेक्टली तो कुछ रैंडम वैल्यू देता है हमको वो जो कि मेमोरी का एड्रेस रहती है। बट जेवीएम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये हमको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है जब तक के हम यहाँ पर उसके अंदर वैल्यू डालते नहीं है। तो अभी देखते हैं कैसे काम करते हैं, वेरिएबल क्या है, ये मे ये मेथड क्या है, ये हम सब आगे देखने वाले हैं। अभी जस्ट हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो ये देख रहे हैं। तो हमारे पास में होगा एक हो गया ये कमेंट, एक हो गया ये वाला कमेंट। इसके अलावा हम लोग कमेंट देते हैं हमारे पास में ये मेथड के लेवल पे। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कमेंट देते हैं ये। तो जब भी हमें क्या रहता है कि जब कोई कमेंट देना रहता है, देखो ये वाला जो कमेंट है ये, इसके अंदर मुझे सिंगल स्टार यहाँ पर लगाना है। लेकिन ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर जो डबल स्टार वाले जो कमेंट लगाए यहाँ पर लगाना है, मेथड के लेवल पे लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होते हैं ये कमेंट में जो भी राइट करोगे। और जब हम लोग इस क्लास का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे इस तरीके से, तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड करोगे उसका हम लोग डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो वो यहाँ पर हमको शो होगा। तो जावा का टूल आता है हमारे पास में, जावा डॉक। तो हम जब उस क्लास में जावा डॉक को यूज़ करेंगे, जब हमारे पास में क्या होगा, ये जनरेट होगा यहाँ पर ये। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट होती है। तो जब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो वो पर्टिकुलरली इसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होता है। तो क्लास लेवल लगाओगे तो यहाँ पर वो क्लास के अंदर क्या क्या यहाँ पर हमको सब राइट करना है, कि दिस इज एम्प्लॉय क्लास, द पर्पस ऑफ क्लास फॉर गेटिंग द एम्प्लॉय डिटेल। तो जो जो भी तो क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो ये मैंने सिंपल सी क्लास ली, लेकिन जब हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन में काम करते हैं तो हमारी बिजनेस क्लास होती है, और बिजनेस क्लास का क्या रखना पड़ता है, हमको इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता है। तो एम्प्लॉय का क्लास हमारे पास में रहेगी। फिर क्या रहेगी हमारे पास में, मेथड रहेगी। तो मेथड का हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा ये। तो जो भी मेथड का काम है, तो बहुत सारी मेथड रहेगी, हर मेथड का अपना अपना काम रहेगा। तो हमको यहाँ पर एप्लीकेशन के लेवल पे राइड करना पड़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो इस तरीके के कमेंट रहते हैं ये हमारे ये रहते हैं ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन लेवल कमेंट। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर लेते हैं पहले।
कमेंड कैन अपेयर्स एट द बिगिनिंग। तुम सोर्स कोड के ऊपर भी, टॉप पे भी राइट कर सकते हो और नीचे भी राइट कर सकते हो, लेकिन हमें जो फॉलो करना है, टॉप पे भी राइट कर सकते हो, नीचे भी राइट कर सकते हैं, कमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं राइट करने का। लेकिन नीचे नहीं करना, ऊपर ही करना है। सोर्स फाइल में नीचे भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट करना हमें क्या है, ऊपर ही, यहाँ पर ही। तो कमेंट तो हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ही है। तो ये क्या है हमारे पास में, ये कमेंट है ये। सेकेंडली हमारे पास में क्या रहते हैं कि कमेंट जो रहते हैं वो ऑप्शनल रहते हैं। तो लर्न करते हैं तो कोई कमेंट करनी है, इंडस्ट्री में काम करते हैं तब भी कमेंट इतना नहीं करते हैं। एक बार जो रिटर्न है वो तो रिटर्न रहता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये ऑप्शनल थिंग है, ये इसको हमें करना है नहीं करना है हमारे पे डिपेंड करता है। ये तो सब कोडिंग स्टैंडर्ड के पार्ट है। वो कमेंट जो रहते हैं वो इग्नोर करता है कंपाइलर। तो आज के समय में एक चीज आती है, एनोटेशन। तो एनोटेशन भी एक चीज है जो अभी के समय सारे फ्रेमवर्क में जो हमको दिखती है, हम लोग जो एनोटेशन का यूज करते हैं। तो एनोटेशन कंपाइलर को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है उस क्लास के बारे में, मेटा डेटा प्रोवाइड करता है। और एक चीज है ये हमारा ये कमेंट, तो कमेंट को क्या करता है कि ये इग्नोर करता है। और कमेंट भी मेटा डेटा, ये उस क्लास की इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, लेकिन ये जस्ट जो है वो सोर्स फाइल का इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे सोर्स कोड में क्या है ये। और एनोटेशन जो है वो हमारे कंटेनर को या किसी भी तरीके के हमारे पास में क्या है कि प्री डिफाइंड क्या है हमारे पास में, इंजन है। तो उसको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एनोटेशन के बारे में हम आगे देखेंगे ये। तो जब भी कंपाइल करेंगे हम ये, तो उस क्लास का मेटा डेटा क्या होता है, पास होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल कॉल करी, लेकिन यहाँ पर और भी मेथड आई है मेरे पास में ऑब्जेक्ट की। तो ये सब सजेशन कैसे दिया आईडी ने। तो आईडी अंदर जावा के रिफ्लेक्शन एपीआई को यूज करता है। जो जिस भी कंपनी ने ये आईडी को बनाया है उसने रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज किया है। और यहाँ पर ये सजेशन में आ रहा है जो कि ऑब्जेक्ट की मेथड से ही है। ये सब ऑब्जेक्ट की मेथड है। तो ऑब्जेक्ट की मेथड कहाँ से निकल के आई, रिफ्लेक्शन एपीआई से निकल कर आई है। तो ये मेरे पास में एक हमारी मेथड है हमारे क्लास की, और हमारे क्लास ने किसको इनहेरिटेंस करके रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लास को। तो बाय डिफॉल्ट सारी की सारी क्लासेस जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिटेंस करके रखती है। इवन हमने नहीं भी किया है तो वो क्या करते हैं, वो करके ही रखती है वो क्लासेस ही है। ये यहाँ पर ये एक्सटेंड रहेगा ही रहेगा ये, हम करें या नहीं करें यहाँ पर ये। जावा के अंदर के जावा का एक एपीआई दिया हुआ है जो कि उस क्लास का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस क्लास के अंदर कितनी मेथड है, इस क्लास के अंदर कौन कौन से वेरिएबल है, क्या क्या उसके डेटा टाइप है, वो सब हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से। वो जावा का ही खुद का एपीआई दिया हुआ है वो। तो रिफ्लेक्शन एपीआई जो है मतलब वो जावा का ही कोड है जिससे हम हमारे कोड की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक गेट एम्प्लॉय जो क्लास राइट करी है, मुझे एक जावा का कोड राइट करना है जिससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकालना है कि मेरी क्लास के अंदर कितने वेरिएबल हैं, कितने मेथड है, उनका नाम क्या है। तो उसके लिए भी जावा का कोड है, खुद ही के डेटा को जो रीड करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन एपीआई। तो जैसे सर्वलेट के एपीआई हैं, जैसे जेडीबीसी के एपीआई है, वैसे खुद का भी यहाँ पर एपीआई जो खुद ही का इंफॉर्मेशन देता है।
तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ये फ्रेमवर्क के लेवल पे, जब हमें क्लास की इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ती है। तो ऐसे वो एपीआई जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन एपीआई, वो पूरा इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पर। ये जैसे कि आईडी हमने यहाँ पर क्रिएट किया, तो ये आईडी के अंदर जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो हमें सजेशन मिल रहे हैं। लाइक हमने यहाँ पर करा दिस डॉट, दिस इसमें काम नहीं करेगा, नॉन स्टैटिक मेथड में करेगा। तो मैंने यहाँ पर करा दिस डॉट, तो मुझे क्या आ गया यहाँ पर, मेथड के नाम निकल के आ गए। तो कौन कौन सी मेथड को हम लोग कॉल करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये सजेशन कहाँ से आया, यहाँ पर आईडी के अंदर भी कोडिंग की हुई है जिसपे हम लोग सोर्स कोड राइट कर रहे हैं, तो वो हमें सजेशन दे रहा है वो ये। अब ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है नोटपैड में। नोटपैड में हम लोग को टेक्स्ट मैनुअली सब राइट करना पड़ रहा है, कोई सजेशन नहीं आने वाला है। हम लोग किसी आईडी पे काम नहीं कर रहे जो कि हमको क्या कर रही है, वो एडवांस में हमें कुछ सजेशन दे रही है, हमारे कोड के बारे में हमें बता रही है हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये। तो ये सब पॉसिबल है रिफ्लेक्शन एपीआई से। जावा का ही होता है रिफ्लेक्शन एपीआई भी। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे क्या, ये कोडिंग स्टैंडर्ड है यहाँ पर। ये तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये कमेंट करते हैं यहाँ पर। फिर जो हमारे पास में कमेंट है, तो कमेंट कैन बी अवर पैकेज डिस्क्रिप्शन, क्लास डिस्क्रिप्शन, मेथड डिस्क्रिप्शन। तो हम पैकेज लेवल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं। तो जैसे कि टॉप लेवल हम लोग यहाँ पर यहाँ पर कमेंट करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि इसका क्या पर्पस है। क्लास लेवल कमेंट करेंगे तो क्लास के बारे में बताएंगे ये। तो जावा कम्युनिटी ने भी हमको क्या दे के रखे हुए, इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर जो भी क्लासेस है वो विथ इन पैकेज ही दे के रखा हुआ है। तो ये आयो है, तो सारा आयो के जो भी काम करेंगे यहाँ पर ये उससे रिलेटेड क्लासेस आयो पैकेज के अंदर आएगी ये हमारे पास में। तो यहाँ यहाँ पर क्या है कि जो भी क्लास हमारे पास में है वो एज ए के आयो पैकेज का पार्ट है ये, तो उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ये पर्टिकुलरली कि ये पर्टिकुलरली पैकेज क्या करता है, इसके अंदर के क्लास का क्या काम है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वो सब कमेंट के फॉर्मेट में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कोर जावा के अंदर के पैकेज है ये, जिससे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग करते हैं ये। बट आगे जब हम एडवांस जावा लर्न करते हैं तो जेडीबीसी के पैकेज आते हैं हमारे पास में, सर्वलेट के आते हैं, वो हमको अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं, उसकी जार फाइल जो अलग से डाउनलोड करना पड़ती है। बट जस्ट हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड अलोन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वो जावा के साथ में ही आती है। जब जावा इंस्टॉलेशन करते हैं उसके साथ में हमें वो जार फाइलें मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, ये कमेंट यहाँ पर आ गए। तो कमेंट जो है वो भी हमारे पास में तीन टाइप के हैं। एक है सिंगल लाइन कमेंट, एक है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो हमें जब भी डॉक्यूमेंटेशन देना है तो हम वहाँ पर जैसे मैंने बताया वो डबल स्टार वाला कमेंट यहाँ पर लगाते हैं। जो भी कमेंट है उसको राइट करो। जब हमें मल्टीपल लाइन कमेंट करना है यहाँ पर, तो हमें ये इस तरीके से करना है। तो जब हमें सिंगल लाइन कमेंट करना है तो हमें ये इस तरीके से करना है।
ऐसा कोड राइट करते हैं और यहाँ पर हम लोग कमेंट करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट हम लोग बिजनेस मेथड के लेवल पर लगाते हैं कि मुझे लिखना है यहाँ पर क्रिएट द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये इसके बारे में बताया, इस लाइन के बारे में बताया मैंने कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये हमें यहाँ पे इस तरीके से कमेंट करना है। फिर यदि मुझे और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बताना हो, क्रिएट द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, या फिर और देन वी विल कॉल मेथड, ऐसा हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो या तो ये है, फिर 2 बार राइट करो इसको, ये जितनी बार भी हम लोग से यहाँ पर जो कमेंट दे रहे हैं ये, या फिर हम लोग उसको एक ही बार में मल्टीपल लाइन कमेंट करना हो तो उस तरीके से करना पड़ेगा फिर हमें ये। तो कमेंट कुछ नहीं है, कमेंट एक इंफॉर्मेशन देने का एक तरीका है कि इस क्लास के अंदर है क्या, जो जो कि डेवलपर्स लोग रीड करते हैं ये। तो हमें यहाँ पर जो है वो राइट करना पड़ता है। 3 टाइप के कमेंट देखने को मिलेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन लेवल रहेगा, मतलब हम लोग उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन वाला रहेगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा यहाँ पर ये। और पैकेज लेवल पर राइट कर सकते हो उसको, हमारे क्लास लेवल पे कर सकते हो, मेथड लेवल पे कर सकते हो, वेरिएबल के लेवल पे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डबल लगा के तुमको जहाँ करना वहाँ पर करो, सिंगल लाइन कमेंट करना, मल्टीपल लाइन कमेंट करना ये। तो ये हमें हमारे पास में क्या हो गए हैं, ये एक तरीके से ये कोडिंग कन्वेंशन हो गए हैं ये, कि ये कोडिंग कन्वेंशन क्या हमारे पास में ये कैसे कैसे हमको देना है। तो मैंने जो जो भी यूज़फुल हो सकता है एक सोर्स फाइल के अंदर, वो सब मैंने यहाँ पर राइट किया है यहाँ पर ये। तो पैकेज राइट किया, यहाँ पर देखोगे स्मॉल लेटर में इंपोर्ट स्टेटमेंट राइट किया है यहाँ पर ये, क्लास का नेम राइट किया है, मेथड का नेम राइट किया है, कांस्टेंट राइट किया है, मेथड का नेम यहाँ पर राइट किया है यहाँ पर ये। तो ये पॉसिबल चीज़ें जो जो ये इसको हमने क्या करा यहाँ पर ये राइट किया है यहाँ पर ये। तो अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर राइट किया है उसके क्या है कि पर्टिकुलरली जो है वो मीनिंग क्या है यहाँ पर ही। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में आता है पैकेज। तो सोर्स फाइल के अंदर टॉप पर हमारे पास में आता है पैकेज। तो पैकेज क्या होते हैं, हम पैकेज क्यों राइट करते हैं यहाँ पर ये। तो सोर्स फाइल के अंदर सबसे पहले आगे दिखेगा हमको ये पैकेज। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे एक एक चीज को यहाँ पर ये, कि ये चीजें क्या होती है यहाँ पर, ये पैकेज क्या है, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जो हमारे पास में जो पैकेज रहता है, तो हम लोग सोर्स फाइल के अंदर क्या करते हैं, पैकेज को क्या करते हैं वो डिफाइन करते हैं। तो पैकेज जो हमारे पास में एक कीवर्ड है, मतलब पैकेज स्टेटमेंट इंक्लूड्स कीवर्ड।
कीवर्ड का मतलब है पहले से डिफाइंड है ये। जो चीज़ पहले से डिफाइंड है हम उसको कीवर्ड बोलते हैं। और जब हम पैकेज का जो स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि पैकेज का कीवर्ड लिखेंगे और हमारे पैकेज का यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर ये नेम देंगे यहाँ पर। तो हमने क्या करा कि एक क्लास क्रिएट करी यहाँ पर, पब्लिक क्लास डेमो। अब पर्टिकुलरली हमें क्या करना है कि इस क्लास को हमें एक पर्टिकुलरली पैकेज में रखना है। तो पैकेज हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि हम लोग क्लास की जो है वो कैटेगरी जो है उसको डिफाइन कर सके यहाँ पर ये। तो जावा कम्युनिटी ने भी दे के रखे हुए हमें इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। तो जो आईओ पैकेज है उसके अंदर सारे के सारे इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्लासेस है। लैंग पैकेज है उसके उसके अंदर क्या है कि जो ये एसेंशियल क्लासेस है वो लैंग पैकेज के अंदर है। मैथ्स पैकेज है जहाँ पर क्या है कि ये मैथ्स रिलेटेड जो भी क्लासेस है, मैथमेटिकल हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, ये रिफ्लेक्शन एपीआई। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में रिफ्लेक्ट वाला जो पैकेज है, तो यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन वाला जो है यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो ऐसे क्या है कि ये टाइमिंग रिलेटेड हमारे पास में पैकेज है। तो जो भी पैकेज है वो ये बताता है कि वो क्लास किस कैटेगरी में आती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो पैकेज को यूज़ करते हैं। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में जब हम लोग लेयर्स फॉर्मेट में कोडिंग को राइट करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, परसिस्टेंस लेयर, तो हम लोग वैसे पैकेजिंग रखते हैं कि ये डाउ क्लासेस है, ये सर्विस क्लासेस है। ये तो पैकेज इज नथिंग बट क्या हो जाती है हमारे लिए कि कैटेगरी हो जाती है, वो क्लास कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है यहाँ पर ये। तो तो पैकेज को हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं। तो पैकेज के नेम के अंदर लाइक कॉम डॉट टी सी एस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कंपनी का नेम भी राइट करते हैं कि किस कंपनी के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो जब भी इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे तो पैकेज पे उसका नाम जरूर रहेगा, कंपनी का नेम ये, और उसके आगे जो भी हमने पैकेज का नाम रखा हुआ है यहाँ पर ये। तो ये पैकेज जो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड यूज़ करना है, और उसके आगे हमें जो है वो जो भी हमको हमारी क्लास को किसी भी कैटेगरी के अंदर हमको डालना है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उसका हम लोग इस स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया ये पैकेज स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि पैकेज के हमारे पास में रूल क्या रहेंगे। ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट। एक सोर्स फाइल के अंदर एक ही पैकेज हो सकता है। तो कई बार इंडस्ट्री में टेस्ट होते हैं, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं पहले ही है। तो उसमें कुछ सिंटेक्स दे देते हैं, फिर पूछते हैं राइट है रॉन्ग है। वो टेस्ट पेपर में ही रहता है, वो ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं ये। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंटेक्टिकल। तो वो जब भी प्रॉपरली होते हैं जब हमने प्रैक्टिस नोटपैड में की हो, क्योंकि यहाँ पर मैनुअली एक एक चीज़ राइट करना पड़ता, तो काफ़ी सारे कंपाइल टाइम इशू आते हैं। तो वो मेमोराइज होते हैं, याद रहते हैं। आईडी का यूज़ करोगे तो याद नहीं रहने वाला है। तो टेस्ट पेपर में इसीलिए ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे कि वो सिंटेक्स कितने यूज टू हो सिंटेक्स के, वो चीज़ें जो है वो चेक कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल पैकेज दे देते हैं क्लास की सोर्स फाइल में। तो वो यही चेक करते हैं कि तुम्हारा कोडिंग है वो क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, रूल्स रेगुलेशन पता है या नहीं है यहाँ पर ये। तो ऑब्वियसली काम किया हो तो याद हो ही जाते हैं, पता ही रहते हैं, रेगुलर एक्टिविटी में रहते हैं। नहीं किया हो, थियोरिटिकल नॉलेज हो, तो कन्फ्यूजन होता है काफ़ी। तो जावा का एचसीजेपी एग्ज़ाम होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो वहाँ पर
ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे वो, काफी सारे सिनारियो को लेके एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं उसमें उसमें ये प्रॉब्लम भी रह सकती है, दूसरी प्रॉब्लम भी रह सकती है, तो कौन कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है ये बताना पड़ सकता है कि कौन से लाइन के अंदर कंपाइल टाइम एरर आ सकता है, आएगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो माइंड जम्बलिंग होता है उसमें, एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सिनेरियो या सिंटैक्टिकल एरर रहती है एक ही क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये, इसलिए सिंटेक्स जो है वो एज स्ट्रांग होना काफी जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो कोड को राइट करने का भी बोलता है, तो अभी ये देखता है कि तुम सिंटेक्स कैसा राइट कर रहे हो यहाँ पर ये। तो पैकेज का स्टेटमेंट जो रहेगा वो हमारे पास में एक ही रहेगा ये, और पैकेज जो है वो हमारे लिए ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल है का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पैकेज होता ही नहीं है। पैकेज एक नॉर्मल जावा क्लास के फाइल में भी पैकेज होता है, हमने इवन उसको राइट नहीं भी किया है, हमने कोई भी क्लास को राइट किया है और हमने उसको सीधे कंपाइल कर लिया है, तो उसके अंदर भी क्या है कि पैकेज रहता है उसके अंदर भी। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि वो, सॉरी, पैकेज इंपोर्ट स्टेटमेंट का बोल दिया। पैकेज जो रहता है बाय डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट पैकेज रहता है, डिफॉल्ट लोकेशन पे अपने आप को क्या करता है वो स्टोर करता है वो ये। तो यहाँ पर जो है वो, यदि हम पैकेज नहीं भी देते हैं तो वो प्रोग्राम जो है वो हमारा वो कंपाइल भी होगा, रन भी होगा ये, लेकिन क्या होता है कि वो जो उसका लोकेशन रहेगा वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर रहेगा, जिस भी लोकेशन पे वो फाइल है उसी लोकेशन पे क्या है कि हमारा जो है वो पर्टिकुलरली डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा वहाँ पर ये। तो हमने अभी पहले देखा था कि जब हमने पैकेज डिफाइन किया था तो एक फोल्डर बनाते हुए एक लोकेशन के ऊपर जा रहा था, तो वो पैकेज जो है वो एक तरीके से हमारे लेवल पे एक फोल्डर की तरह काम करते हैं वो, जब हम उसको देखते हैं उसका डॉट क्लास फाइल तो वो हमारे लिए फोल्डर की तरह काम करते हैं वो, जब हम उसको देखते हैं किस लोकेशन पे उसका डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ है यहाँ से ये। तो पैकेज एक तरीके का लोकेशन है बस, एक ये यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कैटेगरी ऑफ क्लासेस क्रिएट करते हैं वहाँ पर ये हमारे कन्वीनियंट के लिए, कि किस किस कैटेगरी की हमारे पास में क्लासेस है, तो वहाँ पर हमें पैकेजिंग का क्या करना है, यूज़ करना है। अब पैकेज जो होगा वो सभी के लिए काम करता है, नॉट ओनली क्लास। तो ये क्लासेस के लिए भी काम करता है, इंटरफेस के लिए भी काम करता है, एनएम के लिए भी काम करता है। और ऑलवेज पैकेज स्टेटमेंट राइट करना है और फर्स्ट लाइन में करना है। इसको सेकेंड लाइन में नहीं कर देना है, या उसका प्लेस चेंज नहीं करना है, नहीं तो आएगा हमें कंपाइल टाइम एरर। देखते हैं। तो ये पैकेज का यहाँ पर लोकेशन है, हमने लोकेशन को चेंज कर दिया यहाँ पर। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट ऊपर कर दिया, पैकेज स्टेटमेंट नीचे कर दिया, तो कंपाइल टाइम एरर आ गया। अलाउ नहीं है ये, पैकेज को सबसे आखिरी में कर दिया सोर्स फाइल के ये, तो भी यहाँ पर इन्हें अलाउ नहीं किया, मतलब पैकेज को हमेशा कहाँ रखना है, टॉप में रखना है यहाँ पर ये। तो पैकेज को टॉप में रखना है, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट रखना है। अब ये इंपोर्ट स्टेटमेंट का भी हमने लोकेशन चेंज किया, तब भी ने अगर यहाँ पर एरर शो किया, तो ये सब हमें जो है वो उसकी लोकेशन पे रखना है यहाँ पर ये, नहीं तो कंपाइलर क्या करेगा यहाँ पर ये
एरर शो करेगा यहाँ पर, ये सब स्टैंडर्ड है यहाँ पर ये। अब इंटरव्यू में या टेस्ट में से क्वेश्चन होते हैं ये, पैकेज को उठा के यहाँ रख देंगे और वो क्वेश्चन के अंदर रहेगा यहाँ पर ये। और हो सकता है यहाँ पर कुछ मेथड के लॉजिक भी वो करते हैं। अब आइडेंटिफाई, एक ही क्वेश्चन के अंदर चार पांच चीजें आइडेंटिफाई करना पड़ती है कि क्या क्या इसके अंदर एरर है ये, तो दिमाग में कंपाइल करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब रूल्स पता नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें कंफ्यूजन में जाएगी ये चीज़ें। ये तो पता है पैकेज स्टेटमेंट होता है, बट किस लोकेशन पे करना है, किस लोकेशन पे होना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं पता रहेगी तो कंफ्यूजन में रहता है फिर ये। तो ये सब जो है वो कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये, तो ये सब पता होना चाहिए ये। इसलिए जावा बेस्ड जब भी एग्जाम होती है उसके अंदर सिंटेक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पैकेज जो है वो फर्स्ट लाइन पे होना चाहिए, उसके बाद में हमारा क्या है ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है। तो पैकेज जब भी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और उसको कंपाइल करते हैं, तो हमारे लिए क्या होती है कि वहाँ पर जो है वो फोल्डर क्रिएट होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, पहले भी किया है हमने ये। क्लास का नेम है हमारा ये डेमो, डेमो डॉट जावा, क्योंकि जावा या कंपाइलर को जो है वो यही वाला एक्सटेंशन जो है वो अंडरस्टैंड होता है। डेमो नाम का क्लास पहले ही अवेलेबल। तो इस लोकेशन पे हमारा क्या है, डेमो टू का जो है वो पर्टिकुलरली क्लास है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा डेमो टू हमने नाम लिया, इस लोकेशन पे जाके हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो मुझे यहाँ पर बता दिया कंपाइल टाइम एरर है। क्या एरर है यहाँ पर, है कंपाइल टाइम क्लास। मैंने यहाँ पर मेथड टाइप का सिंटेक्स राइट कर दिया। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ मैं ये, तो ये कंपाइल होगा। सारी डॉट क्लास फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से कंपाइल कर रहा हूँ। डेमो टू का हमें क्या करवाना है,
डॉट क्लास फाइल जो है यहाँ पर जनरेट होना चाहिए। तो डेमो टू का जो है मेरे पास में ये डॉट क्लास फाइल जो है ये जनरेट हो गया ये। तो ये हमने लास्ट टाइम भी किया था ये जावा डी डेस्टिनेशन। तो डी मतलब डेस्टिनेशन, और हमारा सोर्स फाइल का लोकेशन जो है डॉट करंट फाइल लोकेशन है। तो जो हमने पैकेज डिफाइन किया यहाँ पर कॉम डॉट टी सी एस, वहाँ पर जाके मेरा क्या हुआ ये डॉट क्लास फाइल ये क्रिएट हुआ ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी कोई पैकेज क्रिएट करते हैं और इस कमांड से हम लोग कंपाइल करते हैं, तो डी का मतलब है डेस्टिनेशन, और ये जो हमारा जो डॉट है मतलब अभी हमारा जो डॉट जावा का फाइल है इस लोकेशन पर है। तो वो कहाँ पर चले गया, वो वाली लोकेशन पे चले गया है। देखो फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ ये डॉट क्लास फाइल को, और ये मेरा पैकेज है ये कॉम डॉट टी सी एस वाला, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने ये। तो जब मैंने क्या कर रहा है कि पहले जावा सी करा, तो ये क्या है, इसने करंट लोकेशन से हमारी फाइल को रीड किया और यहाँ पर हमारे लिए डॉट क्लास फाइल जनरेट कर दिया यहाँ पर ये। तो इसके अंदर क्या पैकेज है ये डॉट जावा फाइल के अंदर ये। अब हमको क्या करवाना है कि पैकेज के अंदर पर्टिकुलरली लोकेशन के अंदर जो है उसका डॉट क्लास फाइल क्रिएट करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जावा कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये हमारा ये डेस्टिनेशन ये वाला ही है। इसके अंदर डेस्टिनेशन जो है, तो वो उसके अंदर जो भी पैकेज बना हुआ है उस लोकेशन पे जाकर वो क्रिएट कर देगा। और डॉट का मतलब यहाँ पर ये है, ये जो ये दिख रहा है ये करंट लोकेशन को बता रहा है कि मेरा डॉट जावा का जो फाइल है यहाँ पर डेमो टू डॉट जावा का जो फाइल है वो इस लोकेशन पे करंट लोकेशन पर है। करंट का मतलब है कि हम लोग इसी फोल्डर के अंदर ही गए जावा प्रोग्राम के ये। तो ये उसको कंपाइलेशन करके उस लोकेशन के ऊपर ला के देगा यहाँ पर ये। तो कंपाइलेशन किया उसने, फोल्डर क्रिएट किया पैकेज का, और वहाँ पर जाके हमें दिया डॉट क्लास फाइल को ये। तो ये एक तरीके से क्या करता है, यदि पैकेज स्टेटमेंट उसमें डाला हुआ है तो वो उसके पैकेज के लोकेशन पे ले जाएगा वो डॉट क्लास फाइल को। तो हम जो भी कैटेगरी क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, उसी के अंदर हमारी सारी की सारी डॉट क्लास फाइलें आना चाहिए। तो ये हमारे पास में जो है ये इंफॉर्मेशन हो गई है ये पैकेज से रिलेटेड यहाँ पर ये। तो किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे सोर्स फाइल के अंदर, कॉम डॉट उसको कंपाइल करो यहाँ पर, तो जावा सी डी यहाँ पर, और लोकेशन डालो सोर्स फाइल का क्या है यहाँ पर ये जो भी हमारा लोकेशन रहेगा सी ड्राइव में, डी ड्राइव में या करंट ड्राइव में। तो हमारा जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा वो हमारा कहाँ जनरेट होगा, उस पर्टिकुलरली पैकेज के अंदर जनरेट होगा। वो फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर जाएगा फोल्डर में। जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, हमको जिस भी कैटेगरी के अंदर उसको अंदर हमको क्या करना हो रखना हो ये। तो ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन दी है पैकेज के बारे में। अब अगला हमारे पास में क्या आता है, ये स्टेटमेंट आता है। तो सोर्स फाइल के अंदर हमारे पास में क्या होगा, ये पैकेज हो गया, और ये अब आएगा हमारे पास में ये स्टेटमेंट।
इंपोर्ट स्टेटमेंट, पैकेज के बाद में हम क्या राइट करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट राइट करते हैं। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट के हमारे पास में क्या रूल होते हैं ये। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास में क्या है कि, तो सोर्स फाइल के अंदर कितने भी हम क्या करवा सकते हैं यहाँ पर, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कितने भी यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं। आप किसी भी कोड को देख लो जावा के, ये तो यहाँ पर क्या दिखेंगे, काफ़ी सारे, किसी भी क्लास के अंदर बहुत सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट दिखते हैं यहाँ पर ये। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट कितने भी राइट कर सकते हो, पैकेज तो क्या है हमारे पास में, सिंगल ही हमको राइट करना है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट कितने भी हो सकते हैं हमारे पास में। फिर अनदर चीज़ है लोकेशन। द इंपोर्ट स्टेटमेंट मस्ट कम आफ्टर पैकेज। जो हमारा पैकेज स्टेटमेंट रहता है वो, और क्लास के बिफोर होना चाहिए। और यदि हमारे पास में कोई भी यहाँ पर जो पैकेज इंपोर्ट नहीं है, तो हमारे पास में यदि पैकेज का हमने डेफिनेशन ही दिया हुआ है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट फर्स्ट आ जाएगा वहाँ पर। हमने यदि पैकेज डिक्लेरेशन किया है तो ठीक, ऑप्शनल है वो। देखा ही हमने यहाँ पर, ये पैकेज स्टेटमेंट जो हमारे पास में क्या है, ऑप्शनल है। नहीं दिया हो तो फिर ये इंपोर्ट स्टेटमेंट को जो है हम लोग टॉप पर राइट कर सकते हैं यहाँ पर ही। तो पैकेज हम लोग देते हैं एज ए कैटेगरी के लिए, इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोग देते हैं जब हम लोग एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमको उसका क्लास का वहाँ पर जो है वो इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट करना पड़ता है। जावा डॉट यूटिल यूटिल के अंदर हमारे पास में क्या है, कलेक्शन वाला क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, अरे लिस्ट। तो यहाँ पर यदि एक स्पेसिफिक क्लास करोगे तो ऐसा दो, और सारे के सारे क्लासेस का करवाना चाहते हो तो ऐसा दो। अब ये वाला सिंटेक्स से यूज़ करते हैं तो ये लर्निंग करते समय ही करते हैं। रियल टाइम में क्या है कि ऐसे नहीं करते हैं स्टार वाले, बिकॉज जितना भी इंपोर्ट स्टेटमेंट में डालोगे वो जेवीएम के अंदर क्लास लोडर के अंदर वो लोड करेगा उसको। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं अरे लिस्ट का, और लोड करवा रहे हैं मल्टीपल क्लासेस को अननेसेसरी। तो ऐसे स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करना है, हमें जो ज़रूरत है हमें उसी को यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो है वो स्टार क्लास इंटरफेस इसके अंदर आ सकते हैं। तो एक इंपोर्ट स्टेटमेंट ये है, इंपोर्ट स्टेटमेंट ये है। फिर यदि हम यहाँ पर बाद में कोई यदि दूसरी क्लास का यूज़ कर रहा है, लाइक हमने एम्प्लॉय क्लास बनाई, कॉम डॉट टी सी एस, किसी ने एम्प्लॉय क्लास बनाई और कोई उसका यूज़ कर रहा है, तो उसको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा ये। तो जो भी एक क्लास दूसरी क्लास में यूज़ होगी तो वहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। फिर एक और चीज़ होती है स्टैटिक इंपोर्ट।
स्टैटिक इंपोर्ट भी हम लोग करवाते हैं। स्टैटिक यदि कुछ उसके अंदर किसी क्लास के अंदर यदि कोई स्टैटिक वेरिएबल है या उसका रेफरेंस है, वैसी क्लास को हमको करना है तो फिर हमें स्टैटिक इंपोर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जो है ये ऑल वेरिएबल लेना तो सारे के सारे करो, वेरिएबल के रेफरेंस रहते हैं वो, क्लास के वेरिएबल के रेफरेंस। तो जावा डॉट लेंग सिस्टम डॉट आउट। तो बाय डिफॉल्टली क्या है कि जावा डॉट लिंक पैकेज तो हमारे किसी भी क्लास के अंदर इंपोर्ट तो रहता ही है वो, बट वो कौन सा रहता है, वो स्टार रहता है, वो उसके अंदर ऑलरेडी ये सब पहले से आता ही है। यदि हमें सिर्फ उतना ही पार्ट करना है, सारे के सारे क्लासेस को नहीं करना है, तो सिस्टम डॉट आउट, आउट क्या है, सिस्टम क्लास के अंदर का ये रेफरेंस है, ये प्रिंटर राइटर का। तो इसलिए कंट्रोल शिफ्ट टी यहाँ पर करें, और सिस्टम जावा क्लास की यहाँ पर हम लोग यदि क्लास देखें तो इसके अंदर जो आउट है, आउट को फाइंड आउट करोगे, या तो ये प्रिंट प्रिंट स्ट्रीम क्लास जो है ये, इसका जो है ये पर्टिकुलरली यहाँ पर ये वेरिएबल का नेम यहाँ पर डिफाइंड है ये। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलेन, तो सिस्टम क्लास डॉट आउट, तो आउट उसके अंदर का क्या होता है, वो रेफरेंस वेरिएबल रहता है, और ये रेफरेंस वेरिएबल इस क्लास का रहता है। तो हमें तो ये क्लास को इंपोर्ट करवाना है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस वेरिएबल है ये इस क्लास के अंदर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट, तो ये क्लास जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये वाली जो क्लासेस है वो इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पर। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा ये, जब ये कीवर्ड वगैरह देख लेंगे, जब चीज़ें क्लियर होगी क्या है ये। तो यहाँ पर ऐसा वाला भी इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्लास को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके रेफरेंस वेरिएबल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। एक रेफरेंस वेरिएबल एक क्लास का है, अब वो दिया हुआ इसके अंदर है, सिस्टम के अंदर, इस क्लास के अंदर। तो हम उस क्लास के थ्रू जा रहे हैं। अब ये क्लासेस जो होती है, प्रिंट करने वाली क्लासेस जो होती है, वो हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पाते हैं। अब इसका काम है प्रिंट करवाने का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन मेथड इसके अंदर है। यदि इसकी क्लास के अंदर के जाके हम लोग डेफिनेशन देखें, तो वो प्रिंट करवाने से रिलेटेड जो भी लॉजिक रिटर्न है, जेवीएम के लेवल पे जो भी कॉल होता है, और वो सारी की सारी मेथड जो आती है, ये प्रिंट स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर मिलेगी। ये रहा प्रिंट एलन, प्रिंट एलन ओवर, यहाँ पर मेथड की जो है वो ओवरलोडिंग है। कोई इंटीजर को प्रिंट करवा रहा है, कैरेक्टर को प्रिंट करवा रहा है ये, और ये सब पूरी कोर प्रोग्रामिंग है, मतलब ये जेवीएम से कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ पर जो है ये प्रिंट एलियन की, लेकिन हम लोग इस क्लास को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलरली क्लास को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और डायरेक्ट उसको यूज़ कर लिया। तो ये क्लासेस यूज़ होती है विद द हेल्प ऑफ अवर सिस्टम क्लास। तो हम ऑलवेज जब भी कुछ प्रिंट करवाना रहे तो सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली क्लास का हम लोग यूज़ करते हैं। ये तो हम डायरेक्टली नहीं करते, हम लोग इनडायरेक्टली करते हैं। ये ये सिस्टम डॉट एरर, सिस्टम डॉट इन, तो कोई इनपुट लेना है तो हम लोग करते हैं सिस्टम डॉट इन। तो हम डायरेक्ट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, हम सिस्टम से हम लोग टॉक करते हैं। जब भी हम लोग को इनपुट आउटपुट देना हो, वो उसके इंटरनली दूसरी क्लासेस को क्या करता है, वो यूज़ करता है, वो इंटरनली, उसके इंटरनली फंक्शनैलिटी है ये। तो हम डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्लासेस को यूज़ नहीं करते डायरेक्टली, आगे हम लोग देखेंगे क्यों नहीं करते हैं, क्या रीज़न रहते हैं, कब हमको डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कब डायरेक्ट नहीं क्रिएट करना है। तो एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें आती है, पहले हम लोग सिंटेक्स लर्न कर लें, फिर इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे
क्यों नहीं करते यहाँ पर ये? तो ये हमारे पास में होगा ये इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो ज़रूरी है, ये तो डिफाइंड होते हैं सोर्स फाइल के अंदर, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं रहते हैं। मेन जो काम आता है वो आता है हमारे पास में क्लास डिक्लेरेशन पे। यहाँ से हमारी मेन स्टोरी क्या होती है, शुरू होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं ऑलवेज, क्लास ही राइट करते हैं सबसे पहले ही। तो जावा के टर्मिनोलॉजी में इसको, क्लास को ये नहीं अंडरस्टैंड करना है कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, क्लास इज ए टेम्पलेट। इसको ऐसा विजुलाइज करना है, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जहाँ पर हम हमारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं यहाँ पर ये। तो ये चीज़ आई है, सी लैंग्वेज में था स्ट्रक्चर, उसके बाद में सी प्लस प्लस में उसको ही वहाँ पर इम्प्रूव करके क्लास क्रिएट किया। लेकिन दोनों का एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म सेम ही है, जस्ट क्या सिंटेक्स डिफरेंट है। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाला है, सिंटेक्स से चेंज किए हैं, बाकी एग्जीक्यूशन एक ही तरीके से होता है। तो उसी को और सिंप्लीफाई करके जावा में बीच में डाल दिया जेवीएम, जो कि मेमोरी लेवल सारे काम करता है, और उसके टॉप पे हम हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई किया, और जो कि कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स होते तो उसको उसने रिमूव किया, पॉइंटर्स रिमूव कर दिया यहाँ पर, कि जावा और सिंप्लीफाई हो। मेथड की जो एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो रिमूव कर दिया, जो कन्फ्यूजन करती चीज़ें और जो कॉम्प्लेक्स होती है तो वो रिमूव कर दी। और मेमोरी मैनेजमेंट के लेवल पे जेवीएम इम्प्रूव कर, जेवीएम क्रिएट करके दे दिया जो जावा कम्युनिटी ने, और प्रोग्राम को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर ये। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कोडिंग इजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मल्टीपल पीपल जब सोर्स कोड कर रहे हो एक ही एप्लीकेशन के अंदर, तो सभी के लिए कन्वीनियंट हो, एक दूसरे कोड अंडरस्टैंड करना यहाँ पर कन्वीनियंट रहा यहाँ पर ये। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो आती है मेमोरी मैनेजमेंट पे। तो मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि कोड करेंगे हम खुद ही, तो एक तो टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, और उसके बाद में जो रहेगा पोर्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये किसी एक का कोड जो रिटर्न किया हुआ है वो दूसरे को अंडरस्टैंड हो इतना इजीली। किसी ने पॉइंटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग की है, दूसरे के लिए अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं है, जिसने किया उसको जल्दी से अंडरस्टैंड होगा। तो ये सब जो है वो प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये सब प्रॉब्लम थी। सी सी प्लस प्लस तो आज भी यूज़ होता है, बड़े बड़े एप्लीकेशन जो है स्टैंडअलोन एप्लीकेशन और गेमिंग के एप्लीकेशन वो सी सी प्लस प्लस में क्रिएटेड रहते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन हमें एंटरप्राइज लेवल पे एप्लीकेशन क्रिएट करना और जो कि जल्दी से क्रिएट होना चाहिए, तो उस केस में हमें सिंपलीफाई लैंग्वेज पे जाना पड़ता। तो जावा में से एक लैंग्वेज है, डॉट नेट है, पाइथन है, सबके अपने अपने कैपेबिलिटी है। कोई सी लैंग्वेज इस सिनेरियो में ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करती है, कोई सी लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से करती है। जावा जो करती है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए करती है, जहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, सर्वर पे अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब इस तरीके की हम लोग जब लैंग्वेज यूज करते हैं, जावा लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, क्लास राइट करते हैं। और क्लास के अंदर हमारे बिजनेस लॉजिक को राइट करते हैं, जो भी करना है वो क्लास के अंदर करना है। तो जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जावा क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का मतलब ये है कि हमारे पास में क्लास होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में विजुलाइज करते हैं। लेकिन यदि वो ऑब्जेक्ट क्लास से क्रिएटेड रहता है, तो उसके जो उसके प्रिंसिपल होते हैं एब्स्ट्रैक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसको अडॉप्ट करने की ज़्यादा संभावना रहती है यदि वो क्लास से क्रिएटेड हो। तो वो ऑब्जेक्ट यदि, मतलब वो डायरेक्टली इन फीचर को अडॉप्ट कर सकता है यदि हमने वो ऑब्जेक्ट क्लास से क्रिएट किया है। विथाउट क्लास करोगे तो उसमें से कुछ फीचर अडॉप्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, और होंगे भी तो कुछ फोर्सफुली करना पड़ेगा उसको उसके अंदर, और अ, तरीके से उसके अंदर कुछ हमें सिंटेक्स राइट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उसकी, सिंटेक्स को राइट कर करके करवाना पड़ेगा फिर फोर्सफुली। यदि वो क्लास बेस्ड नहीं है तो वो होगी।
तो यदि क्लास है और क्लास यदि ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उप्स के फीचर को अडॉप्ट करने की ज़्यादा संभावना है। तो जावा तो जो है वो ऑब्जेक्ट उप्स के फीचर को जो है वो सपोर्ट करता ही है। ये जावा की जो क्लासेस है यदि उसमें कोड करोगे तो ये तो सपोर्ट करता ही है ये। और उप्स फीचर यदि कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है तो वो इजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जो उप्स होता है वो ऐसे ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ह्यूमन बिहेव करता है उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी बिहेव करवाते हैं। इसी तरीके को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर का होना ही, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, लाइक इनहेरिटेंस। तो ये सब ऐसे ह्यूमन के नेचर में आती है, ये ह्यूमन की लाइफ साइकिल में आती है। ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कुछ इसी तरीके की बनती है ये। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं और जब हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं तो मेथड को हम लोग बोलते हैं बिहेवियर, और वेरिएबल को जो हम लोग बोलते हैं फील्ड। तो एक होता है बिहेवियर और एक होता है हमारे पास में फील्ड। तो मेथड जो भी काम करती है वो एज ए ह्यूमन का भी एक बिहेवियर होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो। तो वैसे कि जावा के अंदर भी जो हम लोग क्लास डिजाइन करते हैं उसके अंदर जो मेथड रहती है वो एक तरीके का बिहेवियर रहती है उसकी ये। तो यहाँ पर क्लास को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप माने, जहाँ पर हम चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंगली। अब सिंटेक्स तो जावा के हैं लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो क्लास के अंदर जो है वो क्लास इज अ टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट। तो ये सब ठीक है बट अल्टीमेटली ये सब हम डिफाइन कर रहे हैं, यूजर डिफाइन डेटा टाइप। तो इंटीजर, फ्लोट, डबल ये सब प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, पहले से डिफाइंड है इसका डेटा का टाइप क्या है, क्या साइज है। लेकिन क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड होती है, वो हम डिफाइन करते हैं हमको उस क्लास के अंदर क्या क्या रखना है। तो उस क्लास के अंदर हम लोग ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल रखते हैं। वेरिएबल ऑफ फील्ड, फील्ड एंड मेथड, मेथड्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वेरिएबल रखते हैं और मेथड रखते हैं। तो हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में क्या है, जो ये क्लास है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं क्लास के अंदर कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं उसको। वेरिएबल फील्ड। तो ये वेरिएबल रखो या मेथड रखो या क्या करो, दोनों का कॉम्बिनेशन रखो, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या कर लिया कि यदि हमारा क्लास के अंदर तो हम बिहेवियर भी रख सकते जो हमको कुछ करवाना रहे, कोई भी बिजनेस लॉजिक को हम लोग को करवाना रहे। मेथड इज नथिंग बट एवर बिजनेस लॉजिक, जहाँ पर हम हमारे लॉजिक को राइट करते हैं जो हम लोग करवाना चाहते हैं, जो भी हम उससे एक्सपेक्टेड करते हैं ये। तो एज ए ह्यूमन, मतलब ह्यूमन का कुछ कोई नाम है, उसकी हाइट है, ये सब उसकी प्रॉपर्टी हो गई ये। बट वो जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, अब वो ह्यूमन जो है यदि एम्प्लॉय है तो वो उसका एक्शन जो रहेगा काम करने का रहेगा। अभी वो ह्यूमन डायरेक्टर है तो उसका एक्शन रहेगा वो एज ए कंपनी चलाएगा, वो सीईओ है तो वो कंपनी को ऑपरेट करेगा।
तो ह्यूमन की जो प्रॉपर्टी होती है और ह्यूमन का क्या होता है, बिहेवियर होता है, बेस्ड ऑन दैट क्या होता है, वो कोई ना कोई सा एक्शन को परफॉर्म करता है। तो वो एक्शन को हम लोग बोलते हैं मेथड और बिजनेस लॉजिक। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हम क्या करते हैं, उन्हीं एक्शनों को राइड करते हैं। जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं उसी उन्हीं एक्शनों को हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर वो डेवलप कर रहे हैं, जो हम उससे करवाना चाहते हैं। तो जो भी एक्शन को हम लोग परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसको हम लोग मेथड में राइट करते हैं, मतलब हम उसके ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं, ये बोल सकते हैं ये कि जो भी मुझसे एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो क्लास के अंदर या तो तुम वेरिएबल डिफाइन कर लो या मेथड डिफाइन कर लो या दोनों कॉम्बिनेशन डिफाइन कर लो। तो मिलता तो अपने को ऐसा ही है हमेशा, वेरिएबल और मेथड ही दिखते हैं ये। जब भी कोई क्लास राइट करो तो दोनों कॉम्बिनेशन में ही दिखता है, लेकिन कर कुछ भी सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं या सिर्फ मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा कि ये एम्प्लॉय क्लास यहाँ पर ली थी, मैंने क्लास यहाँ पर ली। स्टूडेंट, क्लास क्यों राइट कर दी मैंने। यहाँ पर क्या करिए, एक क्लास ली स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो इंट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम को स्ट्रिंग लेंगे और स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्लास को सेव करूंगा मैं, ये तो देखो सिर्फ मैं वेरिएबल भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर ये। अब ये मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ मेथड भी ले सकता हूँ मैं, ये गेट स्टूडेंट डिटेल, ये मैंने मेथड भी राइट कर ली मैंने यहाँ पर ये। अब मैं चाहूँ तो दोनों का मैं कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूँ, ये हमारे पे डिपेंड करता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये। तो ये हमारा जो रहता है, ये एक तरीके का हमारे पास में ये फील्ड है ये, और ये क्या है, मेथड है ये। अब इस क्लास का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब जब हम इसको मेमोरी में लेकर आते हैं, इसके लिए हम लोग मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या, स्टूडेंट के अलग अलग क्रिएट होना चाहिए मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग क्रिएट होना चाहिए मेमोरी में ये। तो हम इस पर्टिकुलरली जो हमने यहाँ पर डिफाइंड किया है, हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है, हम जब क्या करेंगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब हम उसको मेमोरी में हम लोग उसको क्या करेंगे, डेटा क्रिएट करेंगे उसके लिए। यहाँ पर ये, तो इसका रोल नंबर 101 है, इसका रोल नंबर 102 है, इसका रोल नंबर 103 है, इसका जो स्टूडेंट का जो नेम है वो कोई सा भी स्टूडेंट का हमारे पास में नेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो बट उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं हम पहले यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासेज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है ये। अब उसको डिफाइन करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप की, जो पहले से डिफाइंड वो डेटा टाइप की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में हमको एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना है, जो कि क्या है कि ग्रुप्स है वो हमारे पास में अलग अलग। यहाँ पर क्या है, डेटा है, रोल नंबर, स्टूडेंट, उसको हमको क्या करना है, कलेक्टिवली हमको यहाँ पर क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करवाना है। वही इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं बाद में, कि ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी। तो डेफिनेशन वे में जो ठीक है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, बट क्लास को हमेशा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह अंडरस्टैंड करो कि इसके अंदर हम जो भी डिफाइन कर रहे हैं
वो हम डिफाइन कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंगली। तो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो वो क्लास के अंदर जस्ट हम लोग डेटा पार्ट में रखेंगे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें कुछ बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो उस केस में हमें क्या करना है यहाँ पर, ये उसको हम लोग मेथड में राइड करते हैं। तो ये मेथड जो रहती है वो भी क्या रहती है, वो ऑब्जेक्ट का पार्ट ही रहती है, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं थी, उस पर जो हम लोग को डिटेल को परफॉर्म करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करना है कि उसको हमको कोई लॉजिक को राइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं उस मेथड के अंदर लॉजिक को राइड करते हैं। तो जैसे कि मैंने मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर ली, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ का क्या करूँगा, लॉजिक राइट कर लूँगा यहाँ पर उसका, जितने भी हमारे एसओपी के स्टेटमेंट हमने राइट किए हैं। तो बाद में क्या करते हैं कि मेमोरी तो क्रिएट हो गई हमारे पास में, लेकिन मेमोरी क्रिएट होने के बाद हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, ये तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड लॉजिक को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है वो हमने यहाँ पर ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिखा के जाओ और मेमोरी से डेटा रीड करके लेकर आओ यहाँ पर और प्रिंट करवाओ। तो कहने का मतलब ये है, क्लास में सिर्फ डेटा भी रख सकते हो, वेरिएबल भी रख सकते हो, या सिर्फ मेथड भी रख सकते हो, या दोनों कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, ये हमारे पे डिफाइन करता है। तो हम जब रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करते हैं, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो हमें एक चीज़ सुनने में आती है, पोजो क्लास। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, एक पोजो क्लास हमको सुनने में आती है। फिर एक आती है हमारी ये बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास, तो पोजो क्लास में हम क्या करते हैं, हम लोग डेटा पे फोकस करते हैं। डेटा पे, डेटा मीन्स अगर वेरिएबल फील्ड। और जब बिजनेस क्लास हम लोग राइट करते हैं तो हम लोग लॉजिक पे फोकस करते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशन है, पोजो क्लास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा पे हम लोग फोकस करेंगे, जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। और जब हम लोग बिजनेस क्लास राइट करते हैं, हम लोग जब लॉजिक पे फोकस करते हैं, मतलब हम लोग मेथड पे फोकस करते हैं। तो जब बिजनेस क्लास आएगी सुनने में, तो हम लोग मोस्टली जहाँ हमारा जो फोकस रहेगा हमारे लॉजिक पे रहेगा। और जब हम लोग पोजो क्लास रीड करेंगे, जब हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ डेटा पे रहेगा। तो पोजो क्लासेस के अंदर जो है वो हम लोग बिजनेस लॉजिक को राइट नहीं करते हैं बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ही रहती है, वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई बिजनेस परफॉर्म नहीं होता है। और जब हम लोग बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं, तो उस केस में क्लास में मेथड तो रहती है और वेरिएबल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस क्लास में वेरिएबल ऑब्वियसली होते ही हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, लॉजिक परफॉर्म करना है। तो लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा चाहिए, तो डेटा का जो डेफिनेशन जो है वो हमें कहीं ना कहीं से आता है। तो वेरिएबल डिफाइंड होते हैं उसके अंदर ये, बट जो हमारा फोकस रहता है वो मेथड के अंदर रहता है मोस्टली। हम लोग बिजनेस लॉजिक के अंदर हम लोग मेथड के अंदर फोकस करते हैं। तो जावा की क्लास में सिर्फ वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ मेथड भी डिफाइन कर सकते हो, दोनों डिफाइन कर सकते हो। तो उसी के बेस पे हमारे पास में कैटेगरी आएगी पोजो क्लासेस, जहाँ पर हम सिर्फ डेटा पे फोकस करेंगे। जहाँ पर हमने जो भी डेटा को डिफाइन किया हम उसे फोकस करेंगे। बिजनेस क्लास जो रहेगी वो मोस्टली क्या होती है, मेथड पे फोकस करती है, लॉजिक के ऊपर फोकस करती है। तो हम लोग एप्लीकेशन पे क्रिएट करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी आती है हमें ये। तो ये सब नॉर्मल जावा की क्लास। हम अभी जावा की क्लास लर्न करें, बाद में हम उसको सर्वलेट में यूज़ करेंगे, बाद में हम उसको जेडीबीसी में यूज़ करेंगे, बाद में हम लोग फ्रेमवर्क में यूज़ करेंगे, सब दूर हमें क्लास से राइट करना है। जस्ट क्या होगा उसका, बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, उसका बस जस्ट बिहेवियर चेंज होगा, वो क्लास का काम चेंज होगा। तो उसी के अलग अलग कैटेगरी आएगी, ये वही क्लास जो रहेगी अलग अलग कैटेगरी में परफॉर्म हो जाएगी वो। अभी जो हमारी क्लास रहेगी वो सिंपल क्लास रहेगी, बाद में वही क्लास जो है वो पोजो क्लास हो जाएगी। वही क्लास जो है वो सर्वलेट में सर्वलेट बन जाएगी, जो सर्वर साइड एग्जीक्यूट हो सकती है।
वही क्लास जो है वो सीरियलाइजेबल हो जाएगी, वही क्लास है वो जो क्लोनेबल हो जाएगी, उसके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। बाकी राइट तो हम क्या करते हैं, क्लास ही करते हैं। तो ये क्लास को ही हम लोग यहाँ पर जो है अभी डीप में जो है वो देखने वाले हैं कि क्लासेस के अंदर क्या क्या होता है, क्लासेस के अंदर कैसे कैसे डेफिनेशन होती है, ये क्लासेस के अंदर हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पर ये। तो क्लास जो है वो हमारे पास में क्या हो गया, ये एक तरीके से ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया ये। तो आगे हम लोग क्लास का डिटेल देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।